जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग चैप्टर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ये बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला बात है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो ये ब्रांच है क्लास 12 के फिजिक्स का, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम लोग हिंदी में स्थिर वैद्युत कहते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जो है वो चार्ज रेस्ट में रह के और अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करता है, जिसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में यही पढ़े थे कि वो हमारा फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हमको चार्ज एट रेस्ट का स्टडी करना है, जबकि जो करंट हमारा ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोगों को चार्ज इन मोशन का स्टडी करना होता है। और ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बाद जो पढ़ेंगे आप मैग्नेटिज्म रिलेटेड टू करंट, ये सारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं है, बहुत ही कम टाइम में हम पूरे चैप्टर खत्म करने का प्रयास करेंगे। और इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर से रिलेटेड सारा टर्म्स, जैसे कि ओम्स लॉ क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, उसके बाद सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के सीरीज पैरेलल क्या है, किरचॉफ्स का लॉ क्या है, और मोबिलिटी क्या होता है, इस तरह का जितना भी टर्म्स मिलेगा, वेटरस्टोन ब्रिज क्या, सारे टर्म्स का डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए आराम से देखिए और हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले कहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। ध्यान से आप देखेंगे, बातों को समझेंगे बाबू। कह रहा है कि करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहा जाता है। करंट किसको कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से कितनी देर में कितना करंट फ्लो करता है, उसी के रेट को, उसी के रेशियो को, यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि चार्ज बाय टाइम को ही करंट कहा जाता है। यानी किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में, किसी भी तार में कितना देर में कितना करंट का फ्लो हो रहा है, कितना देर में कितने चार्ज का फ्लो हो रहा है, वही हमारा करंट प्रोवाइड करता है। हिंदी में इसको विद्युत धारा कहते हैं और ये आवेश बटा समय के अनुपात होता है। Q बाई टी चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, जबकि टाइम को करते हैं T से। और अगर हम बात करेंगे करंट के यूनिट का, तो सर Q मतलब चार्ज का कूलम होता है, जबकि T मतलब टाइम का सेकेंड होता है, और कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। यानी दैट मींस वी कैन सिंपली से दैट द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो एक बार फिर से सर, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं, करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम होता है, जिसको Q बाई टी से डिनोट करते हैं। Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम, और इसका यूनिट एम्पियर होता है। बात आ गया था सर कि करंट हमारा कैसा क्वांटिटी है, यहाँ तक हम डिस्कस कर लिए, सारे बातों को आराम से हम लिख दिए हैं। आप इसको धीरे धीरे वीडियोस को देखते चलेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से सिर्फ समझते चलिए। ये रिवीजन पर्पस से आपका वीडियो बनाया गया है, जिसमें हम कम से कम समय में पूरे चैप्टर का रिकैप करवा दे रहे हैं। अगला आता है सर कि कैसा क्वांटिटी होता है, करंट के बारे में पूछता है कि करंट किस टाइप का क्वांटिटी है। तो आपको बता दे बाबू, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपके ऑप्शन में कहीं पे टेंसर क्वांटिटी दिया जाए तो टेंसर टिक करेंगे, लेकिन अगर टेंसर नहीं दिया रहे तो स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर कोई पूछेगा सर करंट के पास तो डायरेक्शन भी होता है। जब करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? तो इसके बारे में समझना यही है कि सर जो हमारा करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। फिर से, करंट हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है कि 200 कूलम ऑफ चार्ज दिया हुआ है। कूलम ऑफ चार्ज को क्या से डिनोट करते हैं सर, Q से, यानी यहाँ पे Q दिया हुआ है। इज फ्लोइंग, फ्लो कर रहा है सर किससे, कंडक्टर से, कितने देर के लिए, 2 मिनट के लिए। अगर इसको हम टाइम मान लेते हैं, जो कि है ही, तो फिर 2 मिनट में कितना सेकंड सर, तो 2 × 60, दैट मीन्स कितना हो गया, 120 सेकंड। बताना क्या सर, देन कैलकुलेट करंट निकालना, बहुत ही आसान, एकदम हलवा निकला सर। I इक्वल टू कितना, Q बाई टी। Q हमारा चार्ज कितना है सर, 200 बाई टाइम, समय कितना है, 120 सेकंड ले लिए। इसको कट कर लेंगे, 4 से 5, 4 से 3, यानी कि 5/3 एम्पियर, ये हमारा करंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, आगे बात आता है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। करंट का डायरेक्शन किधर होता है सर, आपको बता दें, करंट डायरेक्शन किसी भी वायर में, किसी भी तार में, किसी भी कंडक्टर में किधर होता है, तो इसका सेम एज द पॉजिटिव चार्ज, सेम एज द पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर ही करंट भी फ्लो करता है, और जबकि हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होता है। याद रखना है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
कंफ्यूजन क्या होता है सर कि सर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो हम लोग चार्ज कहते हैं और वही इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट बनाता है, लेकिन फिर इसका डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव कैसे? तो याद रखना आपको कि करंट का डायरेक्शन जो होता है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ होता है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये तो हमारा पहला टॉपिक इसमें डिस्कस किए हैं करंट के बारे में। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बाबू ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ओम्स लॉ। भी समझना क्या है ओम्स लॉ के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और अगर आप 10th का स्टूडेंट है तो अभी आपने रिसेंट में पढ़ा भी होगा। आइए, ओम्स लॉ होता क्या है आपको बता दें। जी.एस. ओम नाम के साइंटिस्ट ने 1828 में जी.एस. ओम ने 1828 में अपना लॉ दिया है और इस लॉ में क्या बताया है सर? इस लॉ में क्या बताया है? इनका कहना यही था कि किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो क्या होता है, उसमें फ्लो करने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी करंट ज्यादा वोल्टेज ज्यादा, सीधा कर सकते हैं वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा। जैसे ही हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट क्या आता है हमारा आर, और यहाँ से अगर हम करेंगे वी बाई आई तो आर बच जाएगा और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा वी बाई आई, जहाँ पे आर क्या है हमारा? आर है रेसिस्टेंस। आर क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है सर। बात आता है आगे रेसिस्टेंस है क्या। आपको बता दें, आपको पता नहीं है तो, कि रेसिस्टेंस का मतलब होता है रेसिस्ट करना और रेसिस्ट करने का मतलब होता है विरोध करना। रेसिस्टेंस होता क्या है सर? ये जो हमारा फ्लो ऑफ करंट को, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें फ्लो ऑफ करंट को अपोज किया जाए, करंट के फ्लो को रोका जाए, जस्ट लाइक ब्रेकर। आराम से गाड़ी जा रहा है, ब्रेकर लगा दिए, गाड़ी का स्पीड कम हो गया, यानी कह सकते हैं रेसिस्टेंस जो होता है जस्ट लाइक ब्रेकर काम करता है और ये आराम से फ्लो करने वाले करंट को कम कर देता है, रेसिस्ट कर देता है, रोकने का प्रयास करता है। तो रेसिस्टेंस का काम क्या होता है सर? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच, ये करता क्या है? इट अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये जो है फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने का प्रयास करता है सर। रेसिस्टेंस के बारे में आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो क्योंकि ये V बाई आई के बराबर होता है तो वोल्टेज बाय करंट, वोल्टेज का वोल्ट, करंट का एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम कहा जाता है। और आपका बगल में ओम का सिंबल है। ओम का सिंबल है जस्ट लाइक हेडफोन का सिंबल, यानी ये जो हेडफोन के सिंबल जैसे दिख रहा है ये ओम का सिंबल है। जी.एस. ओम नाम के साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया था उनका ये सिंबल है, ओम का सिंबल है। ओम किसका यूनिट होता है? तो ओम जो है हमारा रेसिस्टेंस का यूनिट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी हैं, सब्सक्राइबर में भी हैं हमारे, और हमारे क्लास में बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में क्लास करते हैं। तो आपको बाबू समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप बनाते हैं सर। बच्चे ऐसे बोलते भी हैं सर हम लोग के लिए वीडियो लाया कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारा लैंग्वेज है बहुत टफ है और आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो हम बहुत ही नॉर्मल से लैंग्वेज का यूज करते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप वीडियो को बस आराम से पूरा देखिए, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। आगे बताता है सर कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज आर। एक छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक और बात था सर, यहाँ पे डिस्कस कर ही दीजिए उसको। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारा रेसिस्टेंस का? तो ये V बाई आई में अगर आप V का यानी पोटेंशियल के लिए और I यानी करंट के लिए अगर आप डायमेंशंस को लिखते हैं तो आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा ml स्क्वायर t का पावर -3 और a का पावर -2। इस बात को आपको याद रखना होगा, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि अभी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन फिर आप कुछ देर के बाद ही इस वीडियो को, इस टर्म को भूल जाइएगा। कारण क्या है कि ये रटने का चीज है, ये समझने का चीज है, क्योंकि इसके लिए आपको फिर इसका डायमेंशन याद रखना होगा, फिर इसके लिए आपको उससे पहले टर्म का डायमेंशन याद रखना होगा। डायमेंशन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तभी आप आगे डायमेंशनल फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। कुछ कुछ बेसिक सा डायमेंशन है जिसको आप याद रखेंगे तो उसी से मैक्सिमम डायमेंशन रिलेटेड होते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सारा मजेदार बात क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज आर। अगर किसी भी रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो आर है और कह रहा है कि इसका अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए और इसके एरिया को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया जाए तो क्या बताना है कि उसका नया रेसिस्टेंस क्या होगा, उसके रेसिस्टेंस में कितना चेंज होगा, कितना टाइम्स डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 16 टाइम्स बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, इस बात को समझना है। इससे पहले हम लोगों को सर ये बताइए कि आखिर जो है वो रेसिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ये बात सर पहले हम लोग को समझना होगा। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? अगर डिपेंडेंसी पता चल जाएगा तो हम यहां से आराम से बता सकते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। आपने पढ़ा है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी अगर हम लंबाई को बढ़ाते हैं, लेंथ को बढ़ाते हैं किसी भी चालक, किसी भी कंडक्टर का, तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा कह रहा है क्या कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम उसके लेंथ को साथ साथ अगर उसके हम एरिया को बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दोनों के साथ कंबाइन करते हैं तो मिलता क्या है हम लोगों को? मिलता है यहाँ से यही R
प्रोपोर्शनल L बाई ए, और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या है, रो इंटू एल बाई ए, और यहाँ पे रो क्या है, रो हमारा है रेसिस्टिविटी। रो क्या है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी। ठीक है, आपको लग रहा होगा अचानक से वीडियो इतना फास्ट इतना स्लो कैसे हो गया, हम बिल्कुल आराम से आपको बता देते हैं। समझना यही है कि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कि इफ द वायर का लेंथ क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। मतलब क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है लेंथ डबल। अगर लेंथ डबल करेंगे सर तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, कि ट्रिपल होगा, कि 4 टाइम्स होगा। इस बात को समझना है, उसको हम कैलकुलेट करके ही समझ सकते हैं। आइए इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अगर रेसिस्टेंस R है तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, लेकिन नया वाला में क्या कर रहा है, नाउ चेंज है, जो नया वाला लेंथ है पहले वाले का डबल हो जा रहा है, जो नया वाला एरिया जिसको हम ए डैश से दिखा रहे हैं वो क्या हो जा रहा है सर, उसका हाफ हो जा रहा है, यानी A/2 हो जा रहा है। तो बताइए सर नया वाला रेसिस्टेंस क्या होगा, तो बगले में निकाल दो ना, R डैश क्या होने वाला है सर, कुछ हो तो नहीं होगा ना, रो इंटू एल डैश बाई ए डैश हो जाएगा। तो R डैश इक्वल टू रो तो कांस्टेंट है, रो को हम रेसिस्टिविटी मान के चल रहे हैं, इसको छोड़ दिया जाए। एल डैश के जगह पे क्या 2L लिख सकते हैं, क्या ए डैश के जगह पे A/2 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे मिलेगा क्या, R डैश इक्वल्स टू, अगर ये 2 चल जाएगा ऊपर तो रो इंटू एल बाई ए, और सर ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। इतना का वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कि रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसका, तो R ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, R ही दिया हुआ है। तो इसके जगह पे जो है, इसके जगह पे हम क्या कह सकते हैं कि R डैश इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 है, सॉरी ये 4 है, और ये कितना दिया हुआ है, R है, यानी कि नया जो रेजिस्टेंस होगा पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा। लेंथ को डबल करेंगे, एरिया को हाफ करेंगे, तो रेजिस्टेंस में चेंज कितना होता है, द रेजिस्टेंस दैट मींस द न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेजिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन और टर्म्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में इसको हम लोग अनुगमन वेग भी बोलते हैं, संवहन वेग भी बोलते हैं। इस बात को समझना है थोड़ा सा, बहुत गर्मी है, बहुत पसीना पसीना हम हो जा रहे हैं। ठीक है, समझिए इस बात को। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या समझना है। ड्रिफ्ट मतलब होता है खिसकना। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, खिसकना। तो खिसकने वाला वेलोसिटी का पता करना सर, खिसकने वाला कौन खिसकेगा। कह रहा था एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। कह रहा है क्या कि जब किसी भी कंडक्टर में, जब कंडक्टर को हम जैसे तरह से मान लो कनेक्ट किए हैं सर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसमें स्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी के हेल्प से एनर्जी मिल जाता है, और एनर्जी लेने के बाद जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने स्थान से धीरे 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 मोशन में आ जाता है, चलना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और सारे मोशन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के जो एवरेज वेलोसिटी होगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो क्या कर रहा है, जो ड्रिफ्ट कर रहा है, खिसक रहा है, किधर, पॉजिटिव एंड की तरफ, क्योंकि माइनस है इलेक्ट्रॉन तो कहां जा रहा है, खिसक के पॉजिटिव एंड की तरफ। तो जिस वेलोसिटी से जा रहा है उस सारे इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी के एवरेज को, औसत को ही हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है सर VD से। कैसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग, VD से डिनोट करते हैं। और आगे आता है इसका फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सप्लेन अगर किया जाए पूरा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके हम सारे फॉर्मूलाज को डिराइव नहीं कर सकते यहाँ पे अभी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझेंगे, और अगर आपका डिमांड रहेगा तो हम सारे वीडियोस को बिल्कुल एक एक करके एक्सप्लेन कर करके बारी बारी से लाएंगे। VD इक्वल्स टू हमारा कितना है, -E/m इंटू टाउ। सर यहाँ पे E डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन को, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड को, टाउ डिनोट करता है रिलैक्सेशन टाइम को, और m करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी मास कितना है। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो होता है L/VD के बराबर, यानी कि लेंथ कितना है वायर का, और उस लेंथ में जो है वो कितने वेलोसिटी से हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्रिफ्ट कर रहा है। ऐसे भी आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। लेंथ मतलब डिस्टेंस कितना कवर करेगा, और VD मतलब किस स्पीड से करेगा, इसी लेंथ बाय स्पीड से ही हम लोग को रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू मिला है। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग और समझते हैं कि नेक्स्ट टर्म जो है इसी में रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI टर्म्स है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, समझेंगे इस बात को कि रिलेशन क्या है हमारा करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो रिलेशन ये होता है कि I यानी कि जो करंट है हमारा, I यानी कि जो करंट है वो बराबर होता है किससे, NEAVD। A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, N मतलब नंबर्स,
किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और वीडी मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही रिलेशन होता है, इसी फॉर्मूला के हेल्प से बहुत सारा न्यूमेरिकल भी इस पे बनता है। ये न्यूमेरिकल टॉपिक तो हम यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस बातों को समझना है आपको। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेसिस्टिविटी। ये भी आपका एक VVI टॉपिक है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन देखे हम पूछा गया है, इसको आप ध्यान समझेंगे। आने वाले टेस्ट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, या एग्जाम में भी समझना है इसको। कह रहा है सर टेम्परेचर किस तरह से डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी के लिए, समझना इस बात को। कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। तो यहाँ पे समझना ये है सर कि ये फॉर्मूला क्या बताता है। फॉर्मूला रेसिस्टेंस R2 बताता है बाद वाले रेसिस्टेंस को, और R1 बताता है पहले वाले रेसिस्टेंस को। 1 प्लस अल्फा बताता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को, जबकि T2 और T1 बताता है हमारा टेम्परेचर को। यानी कह सकते हैं जब टेम्परेचर T1 था तो रेसिस्टेंस R1 था, जैसे ही टेम्परेचर T2 हो गया रेसिस्टेंस भी R2 हो गया। तो हमको वहां से अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना पड़ जाए, अल्फा निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालते हैं सर, इसी फॉर्मूला के हेल्प से इसको लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ध्यान समझेंगे सर, छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि बिना क्वेश्चन का आपको टॉपिक समझ में ही नहीं आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अ सिल्वर वायर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। कह रहा है क्या, सिल्वर वायर का रेसिस्टेंस कितना है सर, 2.1 ओम है। यानी कि सबसे पहले मान लेते हैं रेसिस्टेंस R1 कितना दिया हुआ है सर, 2.1 ओम। कब दिया हुआ था, टेम्परेचर है 27.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमारा T1 है सर वो है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे कह रहा है कि नाउ इसका रेसिस्टेंस 2.7 हो गया, जो नया वाला रेसिस्टेंस है, जो नया का है 2.7 ओम हो गया, जब टेम्परेचर कितना था, जब टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बताना क्या सर, हम लोग को बहुत ही आसान है, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी पता करो। कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना, एकदम आइए फॉर्मूला में हमको ऐसे अल्फा निकालना है, इसी अल्फा को फाइंड करना है, और हम लोग यहाँ से अगर अल्फा का वैल्यू बैठाते हैं तो हमको यहाँ से पूरा का पूरा ये फॉर्मूला मिल जाएगा, और यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला के हेल्प से। और ये फॉर्मूला कहता है क्या है सर, R2 इक्वल टू, फॉर्मूला कहता है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1। वैल्यू बैठा दीजिए R2 के जगह पे, R2 के जगह पे आपको वैल्यू क्या बैठाना है सर, R2 हमारा बाद वाला कितना 2.7 इक्वल्स टू R1 कितना है 2.1। आइए ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा तो नहीं पता, फाइंड करना है सर, T2 बाद वाला कितना है 100 माइनस T1 कितना हमारा, T1 कितना है 27.5। अब यहाँ से आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, जैसे ही कैलकुलेट करेंगे सिर्फ अल्फा मिसिंग है, आपको यहाँ से अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू मिल जाएगा। और इस टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट समझेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आगे चल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, इसके बारे में आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा एज यूजुअल। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में हम बता दें आपको कि पावर को हम लोग वर्क डन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, यानी कोई भी डिवाइस जो है वो कितना वर्क कर सकता है, कितना काम कर सकता है किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए पर यूनिट टाइम के हिसाब से, यानी कितने समय में कितना करंट हमारा फ्लो कर पाता है, उसी के रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं। और हमारे वीडियो को आपको स्पीड को डबल और 1.5 गुना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्पीड जो है वो बहुत ही 1.5 गुना में ही चल रहा है, इसलिए आप आराम से ही देखिए इसको। P इक्वल टू VI हमारा है पहला फॉर्मूला। ये बताता है क्या कि पावर जो है V इंटू आई यानी वोल्टेज इंटू करंट के बराबर होता है। P यानी कि पावर से रिलेटेड जो हमारा वो 2-3 फॉर्मूला यहाँ पे बारी-बारी से लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देख ले, समझ ले। दूसरा कहता है P इक्वल टू क्या है I²R, यानी अगर आपके क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है तो क्वेश्चन के लिए करंट के लिए आप I² इंटू R का यूज करेंगे, और अगर आपके क्वेश्चन में V और R दिया हुआ है तो आप इस रिलेशन का यूज करेंगे। यानी आप यहाँ समझ सकते हैं कि पावर निकालने का हमारे पास 3 फॉर्मूला है, इसी तीनों फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। एक बगल में छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है लैंग्वेज में, बस शॉर्ट में मेन पॉइंट लिखा हुआ उसका। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर जो है 220 वोल्ट जो है इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, और इसका पावर दिया हुआ है 880 वाट। तो यहाँ पे भी मिल गया और पावर मिल गया। कह रहा है क्या, इसको कनेक्ट किया किससे, डीसी सप्लाई से, यानी कि पूरे सर्किट में जो है वो डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है। बताना क्या हम लोग को, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट निकालना है। तो जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, P इक्वल टू VI, पहला फॉर्मूला P इक्वल टू VI से, P इक्वल टू VI से P बाई V अगर हम यहाँ से करते हैं तो P मतलब कितना है 880 और बाई V कितना है आपका यहाँ पे 220। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना 4, यानी I कितना मिलेगा आपको यहाँ से 4 एम्पियर। आगे कह रहा है कि जब I मिल गया तो क्या निकालो, रेसिस्टेंस निकालो। तो P इक्वल टू I²R में I कितना मिला 4² इंटू R, रेसिस्टेंस फाइंड करना। P का वैल्यू 880 है, इक्वल टू कितना हो गया 16 और इंटू कितना हो गया ये R, और 880 बाई 16 करेंगे तो आपको यहाँ से R मिल जाएगा, यानी यहाँ से आप रेसिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल था पावर टॉपिक के ऊपर में। थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं, मिलेगा हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है।
जैसे 2 बल्ब 3 बल्ब को कनेक्ट किया जाएगा एक साथ में, तो कैसे उसका हम लोग कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा इसके बारे में पढ़ना है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी बनाना रहता है। सबसे पहला जो है जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग के हिसाब से आपका पहला फॉर्मूला आता है H = I²RT, जिसमें हमको पता है I डिनोट करता है करंट को, R करता है रेसिस्टेंस को, T करता है टाइम को। नेक्स्ट है ये बड़ा सा हम फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे, और इस फॉर्मूला में जो है सारा फॉर्मूला इंक्लूड किया गया है। पावर = W/टाइम यानी वर्क डन बाई टाइम भी होता है, VI यानी वोल्टेज टू करंट भी होता है, I²R यानी करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस भी होता है, और V²/R भी होता है। यानी कि आप इसमें से किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सारे फॉर्मूला को आप क्वेश्चन बनाने के लिए ध्यान में रखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और नेक्स्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख सकता है एनर्जी के लिए, जो एनर्जी है वर्क डन के बराबर होता है। और आप ये पहले भी पढ़े होंगे कि एनर्जी को हम डिफाइन करते कैसे हैं, तो वर्क डन कैपेसिटी को ही एनर्जी कहा जाता है। इस बात को आप समझेंगे बाबू, ठीक है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंटरनल रेसिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? किसी भी बैटरी के लिए, किसी भी सेल के लिए, सेल जो है दो टर्म से, दो चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के चलते अगर किसी भी बैटरी के लिए अगर रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है तो उसी को हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। और इंटरनल रेसिस्टेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल r से, जिसका पहला फॉर्मूला होता है E/V - 1 × कैपिटल R, और दूसरा होता है E/I - कैपिटल R। दोनों फॉर्मूला पे, इस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बन जाएगा एक्सरसाइज का, और इस पे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड बन जाएगा, यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसी दो फॉर्मूला पे दिया गया है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको आराम से देख लीजिए, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेल इन सीरीज, यानी अगर हम लोग सेल्स को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो जब हम सेल्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका फॉर्मूला यही है NE/NR + R, और अगर उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला NE/NR + R। थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे आपका स्मॉल r पहले इंटरनल बाद में एक्सटर्नल है, यहाँ पहले एक्सटर्नल बाद में इंटरनल है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर्स में आराम से कर सकते हैं, क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पे आप आराम से बना सकते हैं। ये n का मतलब होता है कितने सेल्स को कनेक्ट किया गया है, 3 सेल्स को, 4 सेल्स को, 5 सेल्स को, किसको कनेक्ट किया गया है, कितना उसका EMF है, और इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है। इस तरह का जो भी टर्म है इसका गिवन जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए आपको परेशानी नहीं होना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान में रखना है और पूरे फॉर्मूला को अच्छे से बिल्कुल टॉनिक सेट समझ के उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है किरचॉफ्स का लॉ क्या है। बड़ा ही मजेदार वीडियो है, दोनों लॉ को बढ़िया समझिएगा, अच्छे समझिएगा। किरचॉफ्स का पहले लॉ को हम लोग KCL बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, और उसका दूसरा नाम जंक्शन रूल भी होता है। जंक्शन का मतलब आप लोगों को पता होगा, जंक्शन जस्ट लाइक आप सुने होंगे ट्रेन स्टेशन पे जंक्शन बोला जाता है। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे 2-3 रास्ता हो, यानी कि जहाँ इस जगह पे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जंक्शन रूल जो है वो बताता है कि एक ही जगह पर अगर बहुत सारे जगहों से करंट आ सकती है और करंट जा सकती है तो वो हमारा जंक्शन है, ठीक है। और ये जंक्शन का जो रूल कहता है वो कहता है क्या? द सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। नियम कहता है कि टोटल करंट जो किसी जंक्शन पे मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर समझते हैं क्या कहता है, टोटल करंट जो किसी भी जंक्शन पे आके मिलेगा वो 0 हो जाएगा। सर 0 कैसे हो जाएगा? जितना करंट वहां से आता है उतना ही करंट वहां से चला जाता है। यही हमारा किरचॉफ्स के लॉ फर्स्ट लॉ में समझाया गया है कि जितना भी करंट किसी भी जंक्शन के पास आएगा उतना करंट जंक्शन से दूर चला जाएगा। आप सिंपली कह सकते हैं आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों बराबर होता है, आने वाली बराबर जाने वाली, इसलिए जो टोटल करंट वहाँ पे बच जाता है वो 0 होता है। आगे कह रहा है क्या कि जो करंट जंक्शन की तरफ फ्लो करता है आप ना उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, ये इसका साइन कन्वेंशन कहता है, और जो भी करंट जंक्शन से दूर जाता है आपने उसको नेगेटिव लेके चलना है। और इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, ये जो नियम है, क्योंकि वहाँ पे टोटल करंट 0 बचता है इसलिए जो नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि द फर्स्ट लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन, अब याद रखना है किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला नियम जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्पेस का डिपेंडेंट होता है। इसमें हमने सर क्या समझा, क्या याद रखना है? इसमें याद यही रखना है किसी भी जंक्शन पे टोटल जो करंट होता है वो हमारा 0 होता है, यानी कि जितना करंट आता है उतना वहां से चला जाता है, और आने वाली करंट और जाने वाली करंट का जो वैल्यू है बराबर हो जाता है। आने वाले करंट्स को पॉजिटिव लेते हैं जबकि जाने वाले को नेगेटिव लेते हैं, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या है। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ को हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, जिसको हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं। लूप का मतलब होता है घेरा, घेरा का मतलब होता है जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करें उसी पॉइंट पे खत्म करें। ये नियम कहता है क्या है कि जब किसी भी क्लोज सर्किट का बात करेंगे, किसी भी लूप का बात करेंगे, तो उसमें जो सम है, जो टोटल है किसका किसका, EMF का और वोल्टेज का, E का और V का, वो कितना होता है? 0 होता है। यानी कि E प्लस V के जगह पर कितना लिख सकते हैं हम लोग? V = IR, ओम्स लॉ से, यानी E प्लस IR कितना होता है? 0 होता है। आगे इसका साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन कहता है क्या कि जब भी आप, साइन कन्वेंशन कहता है क्या कि जब भी आप किसी भी सर्किट में क्रॉस करेंगे, पास करेंगे, अगर 2 चीज आपको मिलता है, 2 चीज का मतलब ये पहला है अगर आपको EMF यानी कि बैटरी मिलता है, दूसरा R यानी रेजिस्टेंस मिलता है, तो ध्यान क्या रखना है, अगर आप
क्रॉस करते हैं और अगर आपको पहले बैटरी का नेगेटिव फील्ड मिलता है या बैटरी का पहले पॉजिटिव फील्ड मिलता है, ध्यान रखना है अगर बैटरी का पहले नेगेटिव फील्ड मिलता है तो हम लोग ईएमएफ को पॉजिटिव लेके चलते हैं, और अगर हमको बैटरी का पहले पॉजिटिव फील्ड मिलता है यानी जिस भी तरह से हम चलना शुरू करेंगे सर्किट में जिधर से भी चलेंगे कौन सा एंड पहले मिलता है इस बात को ध्यान रखना है। अगर हमको पहले माइनस मिलता है तो ईएमएफ प्लस लेके चलेंगे, और अगर पहले प्लस मिलेगा तो ईएमएफ को माइनस लेके चलेंगे। दूसरा क्या था, रेजिस्टेंस के लिए क्या, वोल्टेज के लिए क्या। अगर आप सर्किट में चल रहे हैं और अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ साथ चल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ साथ चल रहे हैं तो आपका जो भी है वो माइनस में होगा, यानी V = IR आपको माइनस लेके चलना होगा, और अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो आपका जो भी है वो प्लस में होगा। इसी बात को आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और किरचॉफ्स के दोनों लॉ पे हमने YouTube में एक स्पेशल अलग से वीडियो डाल रखा है जिसमें किरचॉफ्स के दोनों लॉ को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, आगे है कि यह जो लॉ है सर वो किस पे डिपेंड है। यह जो लॉ है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, यानी फर्स्ट लॉ था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, जबकि सेकंड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इस बात को आप याद रखेंगे, दोनों पे के क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है। नाम है इसका वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज होता क्या है आपको बता दें, इसमें हम लोग जो है यह जो है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, ये क्या होता है सर, अरेंजमेंट होता है किसका, अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर्स। इसमें हम लोग 4 रेसिस्टर्स को अरेंज करते हैं किस तरह से, किस तरह से सर, इन द आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि हम लोग जो है चतुर्भुज के 4 भुजाओं के समान, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के आर्म्स के जैसा जो है वो यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं 4 रेसिस्टर्स को। और किस तरह से, तो वन ऑफ देम, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको हम पूरा, वन ऑफ देम इस तरह से कहते हैं कि उसमें से एक जो है वो कैन बी एक्सप्रेस, यानी बाकी 3 पे डिपेंड करेगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन रिमेनिंग 3, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3। इसमें एक जो है वो बाकी 3 पे डिपेंड करेगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेटस्टोन ब्रिज हमारा जो है वो 4 रेसिस्टर्स का अरेंजमेंट होता है, जिसमें एक रेसिस्टर जो है बाकी 3 पे डिपेंड करता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, अब देख लेंगे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे 4 रेसिस्टर्स है, बीच में इसको हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है, और ये आपका मान लीजिए P है, ये आपका Q है, ये आपका R है और ये आपका S है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कहता है कि यह जो है वो बैलेंस कंडीशन पे काम करता है, और इसका जो बैलेंस कंडीशन है वो ये कहता है वेटस्टोन का बैलेंस कंडीशन कि जब आप इसमें सर्किट में गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होगा, यानी जब इसके बीच का IG = जब 0 हो जाता है तो इसका बैलेंस कंडीशन कहता है कि ये P/Q = R/S पे काम करता है। और आप इसमें P/Q = R/S के हेल्प से कोई भी अननोन रेसिस्टेंस में अननोन रेसिस्टर का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने चैप्टर 3 में यूज होने वाले सारे टर्म्स को बिल्कुल ही शॉर्ट में और बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाया है, ताकि आप पूरी वीडियो को आराम से देख के और एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकें। और हम जो है प्रयास करेंगे इस चैप्टर का कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी बताने का, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से हम बहुत सारे शॉर्ट टर्म्स को, शॉर्ट वीडियोज़ को और बहुत सारे लंबे टॉपिक को बहुत ही कम समय में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी तरह कोई परेशानी, कोई डाउट लगे आपको, थोड़ा फास्ट हम इस वीडियो में बोल दिए हैं एक्चुअली, ठीक है, और फास्ट बोलें ताकि जल्दी से बात को खत्म कर सकें हम। ठीक है, आप इसको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करके देख सकते हैं, और कोई भी अगर डाउट लगता है आपको किसी भी तरह का तो आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।